वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इन लास्ट क्लास बेटा हमने क्या देखा था, वह हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। लाइक हमने बोला था कि किसी भी वेक्टर में एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या होता है। फिर हमने समझा कि एक कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। कोलिनियर या पैरेलल बात है, उसमें फिर फर्दर हमने देखा लाइक वेक्टर्स अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, और यूनिट वेक्टर पे बेस एक प्रॉब्लम की थी, वो समझा था क्या होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए वेक्टर में कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर की अगर प्रॉपर्टी देखिए तो मैं मान लो, देखिए एक कोई वेक्टर है, लिखिए यहाँ पे देखिए कोई एक वेक्टर है ए है, उसमें किसी एक नंबर m का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, यानी m इंटू n इंटू ए, तो m और n स्केलर्स हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स m ए वेक्टर। ये सिंपली आप इसको m इंटू n टाइम्स ए वेक्टर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से ये लिखा जा सकता है। सेकंड वन इज किसी भी स्केलर k का मल्टीप्लिकेशन किया आपने किसी वेक्टर a से, इसका मतलब आप प्री मल्टीप्लिकेशन कीजिए, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कीजिए स्केलर से, वो डजंट मैटर। ठीक है ना। तो k टाइम्स a वेक्टर है, a वेक्टर इनटू k, दोनों चीजें सेम है। तो स्केलर में यहाँ पे m n और k जो है वो स्केलर्स है, ध्यान दीजिएगा क्या है, स्केलर्स। थर्ड वन इज सम m प्लस n इनटू a वेक्टर, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, m टाइम्स a वेक्टर प्लस m टाइम्स n टाइम्स b a वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। या दूसरे शब्दों में समझें तो कहीं ऐसा लिखा हुआ कि m टाइम्स a प्लस b वेक्टर, तो आप इसको लिख सकते हैं m टाइम्स a वेक्टर प्लस m टाइम्स b वेक्टर। बेसिक सी प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होंगी। फिर प्रॉपर्टी कि a और b दो वेक्टर्स ऐड किए तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि b प्लस a, दैट इज नथिंग बट कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। इसी प्रकार एसोसिएटिव लॉ भी देख सकते हैं कि a प्लस b प्लस c वेक्टर अगर दे रखा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। a वेक्टर प्लस b प्लस c को पहले सॉल्व कर दीजिए, फिर ऐड कर दीजिए उसमें a वेक्टर। ठीक है ना, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। ठीक है ना, ये सब चीजें आपको। सेवेंथ हम बोल सकते हैं कि एक वेक्टर में अगर कोई नल वेक्टर ऐड किया या नल वेक्टर में कोई a वेक्टर ऐड किया, दैट इज नथिंग बट a वेक्टर ओनली। Eighth one is a vector plus negative of a, that is just इसके opposite with equal magnitude, that will be equals to minus a plus a vector and both will be equals to null vector। ठीक है ना। Ninth one is आप ऐसा भी बोल सकते हैं, देखिए a प्लस b का वेक्टर जो है, a प्लस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा छोटा या बराबर रहेगा वेक्टर a प्लस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। एंड सेम वे में वेक्टर a माइनस b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा वेक्टर a के मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड। ये कुछ नहीं है, ये ट्रायंगल इनइक्विटीज है, ये आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। जैसे हमने देखा a और b, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। ट्रायंगल लॉ लास्ट क्लास में हमने देखा था, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ देखा था। ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, ये c पॉइंट, तो ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट क्या आता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, आता नहीं आता है। तो यहाँ पर आप इसका मैग्नीट्यूड को किस तरीके से इस वाले रिजल्ट से बता सकते हैं कि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो दो साइड्स का सम जो है तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है। बराबर कब हो सकता है, जब यहाँ पर ये b पॉइंट जो है लिमिटिंग केस में इस ac के ऊपर आ जाए। तो लिमिटिंग केस में जब b ac के ऊपर आ जाएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, मतलब abc होंगे वो कोलिनियर हो जाएंगे और उस टाइम पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। ठीक है ना। सिमिलर वे में आप ये भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर a माइनस बी नथिंग बट, देखिए यहाँ पर लास्ट क्लास में इसका एनालिसिस देखा था, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो माइनस b जो होगा वो यहाँ पर होगा इस तरीके से, है ना, माइनस b यहाँ पर होगा, और यहाँ से जो वेक्टर ये बनेगा दैट इज नथिंग बट a माइनस बी, बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा यहाँ पर ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, इसको c डैश बोल देते हैं, तो जो bc डैश होगा वो माइनस b वेक्टर होगा। तो दो साइड की यहाँ पर ये वेक्टर रिजल्टेंट है, इसको आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि दो साइड का डिफरेंस, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस जो होता है वो तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है। बराबर कब होगा, वो अगेन कोलिनियर जब हो जाएगा उस केस में बराबर इक्वलिटी होल्ड कर सकती है। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी, जिसको जस्टिफिकेशन बताने के लिए इस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मैं नहीं करूंगा, ये सब बेसिक है, बहुत बेसिक है। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी देखी आपने। अब कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ते, देखिए लिखेंगे कुछ क्वेश्चन। तो वेक्टर पे बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन।
लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCDE is a pentagon, sorry, ABCD is a pentagon. Prove that the resultant force AB, AE, BC, ED and DC, इन सभी फोर्स का जो रिजल्टेंट है दैट इज 2 टाइम्स AC। जो रिजल्टेंट है वो 2 टाइम्स AC है, ये बताना है। तो अगेन इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, जस्ट आप एक पेंटागन अज्यूम कर लीजिए, लेट इट बी, मैंने एक पेंटागन बनाया, नाम दे दिया A B C D E, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यूजुअली हम नाम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देते हैं, लेकिन वो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। आप इसको इस तरीके से नाम दे दिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये AB वेक्टर, AE वेक्टर है ना, BC वेक्टर और ED वेक्टर एंड DC वेक्टर, इनका जो रिजल्टेंट बोल रहा है वो बोल रहा है 2 टाइम्स AC। ध्यान दीजिएगा इसको किस तरीके से कर सकते हैं, अप्रोच समझेंगे हम। देखिए आपने AC को ज्वाइन किया, माफ कर लो, ये भी नहीं करेगा, ठीक है, मैं इसी से बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा। AC वेक्टर, ये क्या है, AC चाहिए इसलिए आपने AC के टर्म्स में लिख दिया। और कोई सा वेक्टर जो चाहिए तो देखिए AB वेक्टर, अब आप ट्रायंगल लगा सकते हैं इसमें, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर विल बी इक्वल्स टू EC, ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना। अगेन अब आपको चाहिए कौन कौन सी साइड्स, AB और BC हो चुका हमारा, AE भी चाहिए, तो AE को इस डायरेक्शन में मान लेंगे। आप इस डायरेक्शन में मानते तो उसको EA मानते और फिर उसको -AE लिखते, ठीक है ना। तो कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा बाद में समझ में आएगा आपको कि यहाँ पर आपने ये मान लिया AE और आपको कौन सा चाहिए, ED ये है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ट्रायंगल लॉ लगा देता हूँ, यहाँ पर अगेन ट्रायंगल लॉ, तो AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, AD वेक्टर। अगेन अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में भी किस में लगा देता हूं, ADC ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये DC है। ADC ट्रायंगल में अगर हम ट्रायंगल लगाते हैं, इन ट्रायंगल ADC, ये किस ट्रायंगल में लगाया था, इन ट्रायंगल ABC, और ये किस ट्रायंगल में लगाया था, AED, ये ट्रायंगल AD में लगाया था। अब ADC में अगर आप लगाएं ट्रायंगल लॉ तो देखिए यहाँ पर बात यहाँ पर आती है कि ये कोइनिशियल वेक्टर जैसा दिख रहा है, मतलब दोनों से बाहर जा रहा है। ट्रायंगल लॉ लगाना है तो देखिए आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर इज इक्वल्स टू नथिंग बट AC वेक्टर। ध्यान दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, तीनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3। अगर तीनों को ऐड कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलता है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर प्लस यहाँ से अगर हम देखें बनेगा AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर, एंड होल थिंग बिकम्स, यहाँ पे यदि देखें तो AC AD AC, तो ये AC 2AC हो गया प्लस AD वेक्टर एक आया। AD वेक्टर से ये AD वेक्टर कैंसिल, यहाँ पर बचा क्या लेफ्ट हैंड साइड में, AB प्लस BC प्लस ED, ये सॉरी AE लिख लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, AE प्लस ED एंड प्लस DC, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 2AC। यही तो प्रूफ करना था आपको कि भाई AB AE BC ED और DC, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 2 टाइम्स AC होगा, हेंस प्रूफ। अगला प्रॉब्लम, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेगुलर हेक्सागन, नाम दे रखा है A B C D E F, AB vector is small a, BC vector is small b, represent करना है vectors, represent vectors AC DE AF
CE in terms of A and B, ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। किसको? इन चार वेक्टर्स जो दे रखे हैं आपको, इनको ए और बी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो हम रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, इसका मतलब सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। सारी की सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल। तो यहाँ पर ये रेगुलर हेक्सागन है, लेट बी, ये रेगुलर हेक्सागन, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। अब ध्यान दें यहाँ पर, देखिएगा, समझिएगा, AC क्या होगा? तो आपको AB वेक्टर जो दे रखा है वो A दे रखा है, ये वेक्टर A दे रखा है, और BC जो दे रखा है वो B दे रखा है। यदि ये A है तो ये भी A रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, तो इसका जितना मैग्नीट्यूड होगा उसका ही इतना मैग्नीट्यूड, सभी साइड्स इक्वल होंगी। और डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, यानी ये वेक्टर है तो ये भी A वेक्टर, और ये B वेक्टर है तो ये भी क्या होगा? D वेक्टर। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां से अगर हम देखें तो AC क्या आएगा? जस्ट ट्रायंगल लगा दें। AC जब निकालेंगे हम तो ट्रायंगल लगा देंगे। AC वेक्टर कितना होगा? यहाँ पे हम बोलेंगे AB प्लस BC, नथिंग बट AC वेक्टर जो होगा, AB इज A एंड BC इज B। तो AC जो निकल गया वो निकल गया A प्लस B। अब बात आती है DE की, तो DE कैसे निकालेंगे? ये वाला, तो ध्यान दीजिए, DE अगर हम देखें तो समझिएगा, ED कितना? A वेक्टर, ED जो है वो A वेक्टर दे रखा है, तो आपको पता है DE जो होगा दैट विल बी माइनस ED, और अगर हम देखें तो ये माइनस E वेक्टर आ गया। देयरफॉर DE वेक्टर जो होगा दैट विल नथिंग बट माइनस E वेक्टर। कहानी पता? DE वेक्टर जो होगा, जस्ट आपको ये पूछा गया है, वो माइनस E वेक्टर होगा। अब कहानी कहां की पूछी गई है? AF कैसे निकालेंगे? देखिए AF ये निकालना है। अब देखिए, समझिएगा, AF निकालने के लिए आप इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो समझ में आएगा। मैं अगर इन सभी को ज्वाइन कर दूं अपोजिट वर्टेक्स इस तरीके से, तो समझ में आता भाई ये इसका सेंटर क्या आएगा? O। और आप अगर हम समझे, देखिए, तो यहाँ पर हर एक एंगल 120 डिग्री का होता है। रेगुलर हेक्सागन का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। इसका मतलब हर एक एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, और हर एंगल 60 डिग्री होने की वजह से ये हर एक जो ट्रायंगल होंगे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, यानी OAB भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, OBC भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, OCD भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ODE एंड OEF ये सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि एंगल 60 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर रही होगी, है ना, और ये साइड इसके बराबर रही होगी। सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड बराबर होगी। अब कहानी कहाँ समझ में आती है? देखिएगा, देखना, एनालिसिस करना है, समझना है हमें। देखिए, जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर FO वेक्टर क्या आएगा? FO वेक्टर भी A ही वेक्टर होगा। FO वेक्टर क्या होगा? A वेक्टर। FO क्या होगा? A वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, इस वाले ट्रायंगल में देखें अगर हम, तो ये जो वेक्टर होगा AO वेक्टर, यदि आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, FE जो है, FE क्या है आपका? B वेक्टर है। FE जो है वो B वेक्टर है, तो AO वेक्टर भी क्या होगा? इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम बनाना, ध्यान दीजिए, तो पैरेललोग्राम बनाना, तो ये वाला जो बन जाएगा वो क्या बनेगा? B वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर ये पता है आपको, देखिए, समझिएगा, आप इसको ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं। ये वेक्टर पता है A, ये वेक्टर पता है B, आपको ये वेक्टर बताना है। कैसे बता सकते हैं? समझिएगा, आप यहाँ पर पैरेललोग्राम लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, पैरेललोग्राम लगा दिया तो कहानी खत्म हो जाएगी। FO आपको पता है, तो अगर देखें तो इन पैरेललोग्राम AOEF, पैरेललोग्राम AOEF में देखिए, AOEF में अगर आप देखें तो ये जो है वो डायगोनल है। ध्यान दीजिए, किस वेक्टर का? इस वेक्टर का, AF का या FA का और FE का। तो ध्यान दीजिए, FA आपको निकालना है, FA आपको निकालना है, ठीक है ना, और FE जो है आपको क्या दे रखा है? B वेक्टर। FE क्या है? B वेक्टर। तो यहां से अगर हम देखें तो मुझे पता है पैरेललोग्राम लॉ से FO वेक्टर जो होगा, इस पैरेललोग्राम में अगर हम देखें तो हम बोलेंगे FO वेक्टर इज इक्वल्स टू FA वेक्टर प्लस FE वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? ये इसका डायगोनल काम करेगा, इसका मेन डायगोनल होगा, ठीक है ना, तो एडिशन करें। तो यहाँ पे FA तो आपको पता है कितना, ये FA निकालना है, सॉरी FA निकालना है। FO आपने भी बताया B वेक्टर था, FO क्या था? B वेक्टर। और FA अगर हम बात करें तो FA वेक्टर आपको निकालना है, FA नहीं, आपको AF चाहिए, तो आपको FA निकल गया तो AF इजीली निकाल सकते हैं, उसी का नेगेटिव वर्जन होगा। सिमिलरली FE देखें तो FE कितना है? B। और अगर आप देखें तो FA वेक्टर जो होगा वो होगा कितना? जस्ट वीट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? सॉरी,
रिजल्टेंट एफ ओ वेक्टर जो है वो ए है, सॉरी एफ ए वेक्टर क्या ए, तो एफ ओ ए वेक्टर है, तो एफ ए निकालना है तो ये बोल देंगे हम ए माइनस बी। लेकिन आपसे पूछा क्या है ए एफ, आपसे पूछा क्या है ए एफ, तो ए एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ए, और माइनस ऑफ एफ ए वेक्टर अगर हम देखें तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये बन जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ए और बी के टर्म्स में ए एफ को लिख दिया। सेम फैशन में आपको किसको लिखना है, ये सीई, सीई क्या है, ये वेक्टर सीई। अगर आप समझे देखिए सीई को हम इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, सीई वेक्टर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा, समझिएगा। ये देखें तो ये एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक क्या है पैरेललोग्राम है कि नहीं है भाई, ये पैरेललोग्राम है। अच्छा यहां से समझे हम तो क्या लगा सकते हैं देखिएगा, ठीक है। अच्छा आपको ए एफ पता चल गया, ए एफ कितना है आपका बी माइनस ए, ए एफ जितना होगा उतना ही सी डी होगा, पैरेलल होगा ही, तो सी डी कितना होगा बी माइनस। कहानी खत्म, इस ट्रायंगल में आपके लगा दीजिए, ट्रायंगल लगा दीजिए। तो यहाँ में लीजिए ये एरो इस तरीके से मैंने मेंशन किया है। तो अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई ट्रायंगल में देखिए इन ट्रायंगल सी डी ई, ये नीचे वाला जो ट्रायंगल सी डी ई ट्रायंगल में ट्रायंगल लगाते हैं, ट्रायंगल लगाएंगे तो आपको चाहिए क्या सी ई, सी चाहिए, ठीक है सी ई चाहिए। हाँ तो आप ये बोल दीजिए दिस प्लस दिस दैट इज सी ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी डी वेक्टर। आगे नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पर ये है सीई तो आपको निकालना है, प्लस ईडी वेक्टर अगर हम देखें तो ए वेक्टर है इक्वल्स टू, और सीडी अभी हमने निकाला, यदि आप देखिए एफ निकालिए तो सीडी निकल जाएगा बी माइनस सी। सो यहाँ पर सी वेक्टर जो हो जाएगा वो बन जाएगा बी माइनस टू ए वेक्टर, है ना। तो यहाँ से आपका ए एफ भी निकल गया, सीई भी निकल गया, ए सी भी निकल गया और डी ई भी निकल गया। खूब सारी जो वेक्टर्स आपको चाहिए थे इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी वो सारे आपने निकाल दिए। तो ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा इन 3 डायमेंशन, 3D में अगर मैं देखूं इन कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम में हमने क्या पाया था, देखिए बेटा इसको हमने इस तरीके से बोला था कि ये एक क्यूबॉइड की तरह ट्रीट करेंगे हम इसको, 3 डायमेंशन को बोर्ड में बनाने के पर्पज से। ये एक मेरा 3 डायमेंशन स्पेस है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से मैं एक बता देता हूँ, इसको थोड़ा सही तरीके से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा z एक्सिस। ध्यान दीजिए कुछ बच्चों का ऐसा होता है परसेप्शन कि सर आपने इसको y माना, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, दिखता अच्छा है। मैं बोलता हूँ दिखने से नहीं है, यहाँ पर हमेशा जो भी कार्टेशियन सिस्टम हम बनाएंगे वो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करना चाहिए। x क्रॉस y, यहाँ पे x टू y जब मूव कर रहे हैं तो z एक्सिस जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बात यहाँ पर ये आती है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से लिंक करूं तो पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम से लिंक करें तो मुझे पता है किसी भी पॉइंट को इन 3D आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन 3D या कार्टेशियन सिस्टम ए पॉइंट ए, कोई भी पॉइंट ए है, लेट इट बी ए है, ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर जाता है, ए x1, y1, z1, ठीक है ना। और इन वेक्टर अगर हम देखें तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, ए पॉइंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके पोजीशन वेक्टर से। तो मैं बोलूंगा पॉइंट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पोजीशन वेक्टर, उसको हम पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट मैं मान रहा हूं ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो ए, लेट ए जो है वो उसका ए क्या है, पोजीशन वेक्टर, वेयर ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर वो है। तो ए को अगर मैं इससे कंक्लूड करूं, किससे, वेक्टर से, मतलब ये वेक्टर से अगर हम देखें तो ये ए को हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं 3D डायमेंशन में। अगर हम देखें 3D में अगर हम देखें तो x1, y1, z1 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ए वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, किसी पॉइंट के, ठीक है, किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर आप इजीली बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा 3 डायमेंशन जो मैंने बताया था, 3 डायमेंशन में आपको ये बताया था
ऑक्टेंट्स होते हैं, 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, मतलब 8 पार्टीशन में डिवाइड होता है बाय 3 प्लेन्स, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये और एक प्लेन ऐसा। तो ये जो 8 डिफरेंट रीजन्स बने हैं वो 8 डिफरेंट रीजन्स को आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि कहां पर तीनों की तीनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। जहां x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z एक्सिस z भी पॉजिटिव रहा, उस वाले कोऑर्डिनेट ऑक्टेंट में वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, मतलब x1 y1 z1 तीनों पॉजिटिव रहेंगे। सिमिलरली आप सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस पर बेस कुछ 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। लिखेंगे क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। 2 diagonally opposite vertices of a cuboid are P है एक पॉइंट 1,1,3 एंड Q एक पॉइंट दे रखा है 2,3,6। फाइंड रिमेनिंग वर्टाइसेस, फाइंड रिमेनिंग वर्टाइसेस। अब आप देखिए प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, समझिएगा, देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इस 3 डायमेंशनल स्पेस में एक क्यूबॉइड बनाया गया है जिसके डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस आपको दे रखे हैं, बता रखे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं, वो क्यूबॉइड बना लिया मैंने एक क्यूबॉइड 3 डायमेंशन स्पेस में बनाया इस तरीके से क्यूबॉइड, ठीक है। इस तरीके का एक क्यूबॉइड आपने बना लिया। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर इन पैरेलल ये बना रहा हूँ कि ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव z एक्सिस है। इससे हम लिंक करेंगे। ध्यान दीजिए, आपको 2 डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस दे रखे हैं, 2 डायगोनली। अगर हम देखें तो कमरा, अगर आप देखें अपने रूम में जहां बैठे हैं, तो आप उसको ऐसा समझिए कि एक वर्टाइस अगर इस कॉर्नर का दे रखा है तो दूसरा वो दे रखा है। 2 वर्टाइसेस डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स के वर्टाइसेस दे रखे हैं, तो बाकी के सारे वर्टाइसेस देखने हैं आपको। तो यहां से अगर हम देखें तो इसको 3 डायमेंशन में अगर समझे तो एक वर्टेक्स ये दे रखा है तो दूसरा वर्टेक्स ये दे रखा है। मान लिया यहां पर ये P दे रखा है, P दे रखा है आपको 1,1,3। तो ध्यान दीजिएगा, इस Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बताइए, 2,3,6। ध्यान दीजिए, इसको ये Q पॉइंट जो है बाहर की तरफ है, Q पॉइंट क्या है, बाहर की तरफ है, और P जो है अंदर है, मतलब P जो पॉइंट है वो ओरिजिन से नजदीकी पर है एज कंपेयर टू Q। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर P वैल्यू में और Q वैल्यू में हम डिफरेंस देखें तो x से भी बड़ा, ऑर्डिनेट भी बड़ा, मतलब x की वैल्यू भी बड़ी, y की वैल्यू भी बड़ी और z की वैल्यू बड़ी है। तो कहीं ना कहीं P पॉइंट अगर यहाँ पर है तो Q पॉइंट यहाँ पर है, और इस स्पेस में कहीं ना कहीं आपने क्यूबॉइड बनाया है, ठीक है ना। उसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, कार्टेशियन सिस्टम, उससे आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस है। आपको बाकी के वर्टाइसेस देखने हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप यहां पे मूव करते हैं तो क्या वर्टेक्स होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मूव करते हैं तो क्या होगा ये। तो ध्यान दीजिए, जब ये बेस है, बेस जो है, ध्यान दीजिए, बेस जो होगा वो xy प्लेन के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। बेस जो होगा, ये जो बेस होगा इस क्यूबॉइड का, वो xy प्लेन के पैरेलल होगा। तो ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को आप मूव कर दें, इस पॉइंट को xy प्लेन में जब भी इस वाले नीचे बेस के प्लेन में मूव करेंगे तो वहां पे z वैल्यू चेंज नहीं होगी, वहां पे z वैल्यू फिक्स रहनी है। भाई देखिए, यहाँ पे ये z एक्सिस से रिलेटेड भी, तो इस वाले प्लेन में z वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉइंट को इधर गए तो यहाँ पर मैं बताइए y कितना बड़ा वो देखना है। तो y 1 से कहां तक, देखिए यदि आप इस वाले पॉइंट में देखें तो इस वाले पॉइंट के फ्रेम में देखें तो सारी चीजें बड़ी हैं, लेकिन अगर आप इसके अराउंड मूव करेंगे तो सिर्फ y वैल्यू मूव बढ़ेगी भाई, और y वैल्यू बढ़ेगी तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे समझिएगा, सिर्फ y वैल्यू बढ़ेगी। y वैल्यू यहाँ पे 1 थी और इस वाले फ्रेम में अगर हम देखें तो y की वैल्यू 3 हो चुकी है, इस प्लेन में y की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू बन जाएगी 1,3,3। खूब आपको समझ में आएगा। सिमिलरली यहां पर क्या बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ x बढ़ेगा, और x क्या बन चुका होगा 2,3,3। और इस वाले पॉइंट पे आएंगे तो x वैल्यू भी बढ़ेगी, y वैल्यू भी बढ़ेगी, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो हो जाएंगे 2,3,3। कितने लोग बोलते हैं ये वर्टिकल वॉल्स है, तो यहां पर जब इधर मूव करेंगे ऊपर साइड तो xy कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ z चेंज होगा। तो यहां पे 1,3,3 है तो ये बन जाएगा 1,3,6। यहां पे 1,1,3 है तो ये बन जाएगा 1,1,6। यहां पर 2,1,3 है तो ये बन जाएगा 2,1,6।
और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो बताएंगे, जिसको बढ़ाओगे 3 यूनिट ऊपर तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो 8 पूरे के पूरे टोटल वर्टाइसेस है क्यूबॉइड के वो बता दिए। होप ये क्वेश्चन आपको 3 डायमेंशनल तो एनालिसिस थोड़ा सा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा कि भाई कहां पर x बढ़ रहा है, कहां पर y बढ़ रहा है, कहां पर z। अगर आपने यहां पर ये y एक्सिस माना, ये x एक्सिस माना और ये z एक्सिस, तो x क्रॉस y z दे रहा है। देखिए तो ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, x y z। तो जब भी आप उस क्यूबॉइड में मूव करेंगे इस अराउंड में तो x बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ेंगे तो y बढ़ेगा और इस तरफ मूव करेंगे तो z बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम ऐसा अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। इसी से रिलेवेंट एक और प्रॉब्लम करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, one of the vertices, next question, one of the vertices of the cuboid, one of the vertices of a cuboid is 1, 2, 3। एक क्यूबॉइड के वर्टेक्स दे रखे हैं आपको 1, 2, 3 and edges from this vertex are along and edges from this vertex are along positive x-axis, negative y-axis and positive z-axis respectively, and are of length 2, 3, 2 respectively. Find out the vertices of cuboid। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, समझिएगा। आपको एक क्यूबॉइड दी है, इसके पास एक क्यूबॉइड दिया। ये क्यूबॉइड जब दिया आपको तो आपको क्या बोला है कि कोई वर्टाइस है इस तरीके से 1, 2, 3, ठीक है ना। और आप 2 यूनिट चल रहे हैं किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। 3 यूनिट चल रहे हैं आप नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और 2 यूनिट चल रहे हैं आप पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स लिखें तो आपको यहाँ पर बाकी के जो वर्टाइसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना होगा कि हम किसको क्या माने। आप x मूव कर रहे हो पॉजिटिव, z मूव कर रहे हो पॉजिटिव, लेकिन y का मूव कर रहे हो नेगेटिव की ओर। ध्यान दीजिएगा आप, सॉरी ये लिखें, ये y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा z एक्सिस है। इस चीज को अगर ध्यान रखें तो हम बोलेंगे हम y मूव कर रहे हैं कितना, 3 यूनिट मूव कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव y में मूव कर रहे हैं। तो y में नेगेटिव कहां होगा, इस साइड होगा नेगेटिव y, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार जो x एक्सिस है पॉजिटिव इधर होगा तो नेगेटिव इधर होगा, और z एक्सिस पॉजिटिव ये है तो नेगेटिव नीचे होगा। तो ये समझ में आता है कि ध्यान दीजिएगा आप z एक्सिस में तो पॉजिटिव मूव कर रहे हैं और x एक्सिस पे भी पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव कहां मूव कर रहे हैं, y पे। तो कहीं ना कहीं आप इधर से इधर को आ रहे होंगे, तो हम जो वर्टेक्स मानेंगे 1, 2, 3 वो इसमें से किसी को मानेंगे, इन चारों में से किसी को मानेंगे। लेकिन आपको z डायरेक्शन भी पॉजिटिव चाहिए और x डायरेक्शन भी पॉजिटिव चाहिए, z और x पॉजिटिव चाहिए। तो z और x पॉजिटिव चाहिए तो z पॉजिटिव मूव कराना है, इसलिए बेस के 2 वर्टाइसेस हो सकते हैं। अब बात है कि ये हो कि ये हो, तो x भी पॉजिटिव मूव कराना है तो इस वर्टेक्स को मान लेंगे हम, ये 1, 2, 3 है। ध्यान दीजिए ये वर्टेक्स कौन सा हो गया, 1, 2, 3। अगर मैं इसको 3 डायमेंशन में समझूं तो इस तरीके से कुछ फिगर होगा, ये बनेगा नहीं बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप मूव कैसे कर रहे हैं समझिएगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो बोल रहा है आप कितना मूव कर रहे हैं, एक वर्टेक्स दे रखा है 1, 2, 3, आपने ये मान लिया। अब बोल रहा है कि आप x एक्सिस के अलाउंग पॉजिटिव और y एक्सिस के अलाउंग नेगेटिव और z एक्सिस के अलाउंग पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। तो आप बताइए यहां पे कितने कितने यूनिट्स मूव कर रहे हैं, 2, 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड आउट द वर्टाइसेस ऑफ क्यूबॉइड। तो ध्यान दीजिएगा जब आप मूव करेंगे कितना यूनिट्स मूव कर रहे हैं बताइए, 2 यूनिट्स। किसमें, पॉजिटिव x एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 2 यूनिट मूव करोगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये होगा ना, ये डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 2 यूनिट मूव किए तो 1 था, ये 2 यूनिट मूव कर दे, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3, 2, 3। यहां पे बाकी की कोई और वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ x वैल्यू चेंज होगी।
सिमिलरली अगर हम देखें तो इस वर्टेक्स में आप बोल रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में z एक्सिस में 3 यूनिट जा रहे हैं, तो ये 3 यूनिट जा रहे हैं, तो ये वर्टेक्स कितना होगा 1, 2, 3 यूनिट बढ़ दिया, सॉरी 2 यूनिट बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव z डायरेक्शन में कितना जा रहा है 2 यूनिट, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बन जाएगा 1, 2, 5। अब देखिए आपको क्या बोला गया, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहाँ पर अगर हम ये यहाँ पे 1, 2, 3 तो आप x भी मूव किए और z भी मूव किए, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने हो चुके होंगे 3, 2, 5। होप आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे अभी y वैल्यू चेंज नहीं हुई, y वैल्यू नेगेटिव में चेंज होगी, y वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, तो y वैल्यू नेगेटिव में कितनी जाएगी 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स अगर y वैल्यू नेगेटिव में गई तो कितने लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, y यहाँ पे फिक्स रहेगा क्योंकि पैरेलल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी y की। यहाँ पे 3 यूनिट इधर मूव करेगा तो इसकी y वैल्यू -1 हो जाएगी, 3 यूनिट मूव इधर गया, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें -1 आएगा y का वैल्यू हमेशा क्या आएगा नेगेटिव, और यहाँ पर भी y का वैल्यू -1 आएगा, और इस वाले पॉइंट के लिए भी y का वैल्यू -1 ही आएगा। अब बात आती है x और z क्या आएंगे, तो x z आप जस्टिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3, 2, 3 है, तो यहाँ पे -1 आ गया, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हुआ बताइए, y वैल्यू चेंज हुई, इधर आ गए, तो ये बन जाएगा 3, 3। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 3, -1, 5। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1, 5, और इस फ्रेम में यहाँ पर आ गए तो ये कितना जाएगा 1, -1, 3। तो ये जो है वो कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, क्यूबॉइड के सारे कोऑर्डिनेट्स। सपोज आप इस क्वेश्चन में ये बोल दिया था कि नेगेटिव x एक्सिस में भी नेगेटिव मूव कर रहे हैं, y एक्सिस में भी नेगेटिव और z एक्सिस में नेगेटिव, तो आप उस कौन से वर्टेक्स को मानते हैं 1, 2, 3 इसको मानते हैं, ये बाहर वाले पॉइंट को 1, 2, 3 इसको मानते हैं ताकि सभी नेगेटिव जाए, यहाँ पे y भी नेगेटिव जाए, x भी नेगेटिव जाए और z भी नेगेटिव जाए, सभी वैल्यूज नेगेटिव जाए, तो उसके लिए बाहर वाले पॉइंट को आप क्या मान लेंगे क्यूबॉइड। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर मैं डस्टर को एज अ क्यूबॉइड मानूं, इस डस्टर को एज अ क्यूबॉइड मानूं, तो ये वाले वर्टेक्स को 1, 2, 3 पे आना ताकि आपको नेगेटिव y नेगेटिव z और नेगेटिव x एक्सिस मूव करना पड़े हर डायरेक्शन में। देखिए नेगेटिव y, ये y नेगेटिव चला गया, नेगेटिव x, ये नेगेटिव x चला गया, या नेगेटिव z चला गया, कब, जब तीनों वैल्यूज अगर नेगेटिव मूव करने को बोल रहा होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो आपने ये कॉन्सेप्ट समझा इन 3 डायमेंशन कि भाई किस प्रकार से इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर ऑफ a line segment joining 2 points से A, जिसका पोजीशन वेक्टर A है, एंड B, जिसका पोजीशन वेक्टर B। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, A वेक्टर A है और ये B वेक्टर। ध्यान दीजिए 3 डायमेंशनल स्पेस में भी देख लेता हूं। सपोज ये एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A है, पोजीशन वेक्टर मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, O पॉइंट को A से ज्वाइन कर दे तो यही वेक्टर A है। पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो है वो ये, यानी O B पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, ये इसकी पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर। यहां पर इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दें तो AB वेक्टर क्या होगा, ये चीज समझ में आती है। AB वेक्टर इज नथिंग बट, ध्यान दीजिएगा AB वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, तो इस ट्रायंगल में आप ट्रायंगल लगा दीजिए। ट्रायंगल लगा देगा तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर या BO वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BO वेक्टर इक्वल्स टू कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, या फिर इसको डायरेक्शन जैसे अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे ये AB मान दिया तो AB वेक्टर प्लस यहाँ पे लिख दिया BO इक्वल्स टू कितना आएगा AO। याद करने का तरीका, यहाँ B से खत्म हुआ है, B से शुरू, तो स्टार्टिंग का A लास्ट का O इस तरीके से लिख दिया। अच्छा यहाँ से अगर हम देखें तो समझ में आता है AB वेक्टर आपको निकालना है, BO वेक्टर जो होगा आपके पास, AB OB जो होगा वो B वेक्टर है, तो B होगा वो माइनस B वेक्टर होगा, प्लस सॉरी इक्वल्स टू अगेन AO वेक्टर जो होगा, OA वेक्टर क्या है, A वेक्टर है, तो AO क्या होगा माइनस, तो यहाँ से AB वेक्टर जो बन जाएगा दैट इज B वेक्टर माइनस A वेक्टर। इस चीज को ध्यान में रखेंगे और इसको याद किस तरीके से रखना है, कोई भी 2 पॉइंट्स ज्वाइन किए, जिनके पोजीशन वेक्टर A और B है, तो AB वेक्टर जो होगा वो B वेक्टर माइनस A वेक्टर होगा। इसको हम लिखते कैसे हैं, AB वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ
बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी लिख रहे हैं तो बी पहले आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी वेक्टर अगर हम देखें तो ए बी वेक्टर को किस तरीके से हम बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ए। अगर आप इसको इस तरीके से भी समझे कि ये जो वेक्टर वो है क्या एक्चुअली, तो ध्यान दीजिएगा ये वो वेक्टर होगा ए बी वेक्टर जो कि हम यदि इसको फ्री वेक्टर माने तो फ्री वेक्टर को ऐसे मूव कीजिए यहाँ पर, तो ये वेक्टर इस तरीके से कुछ एक वेक्टर होगा जो ए बी जो वेक्टर है, यहाँ पे ए बी वेक्टर जो है उसके पैरेलल होगा, और यहाँ पर ये पॉइंट ओ है, सपोज ये पॉइंट डी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जो ओडी पॉइंट है यही कुछ नहीं है, ये वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर। ओडी क्या है, ए बी वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसको पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन किया, तो ए बी वेक्टर जो होगा इसको मैं मूव करूं यहाँ पर, तो ये वेक्टर इस तरीके से यहाँ पर ए बी वेक्टर बनेगा जो इसके पैरेलल होगा और इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा। तो ए बी वेक्टर को भी एक पोजीशन वेक्टर को यहाँ पे किसका रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ए बी वेक्टर जो है इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये कहानी इस तरीके से आप डील कर सकते हैं कि ए बी को फ्री स्पेस वेक्टर की तरह माने तो इसको मूव करके यहाँ पर ले आए जो कि इस तरीके से बन गया, और ये ओडी जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कहीं ना कहीं ए बी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। फाइन, होप आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो किसी भी पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अच्छा, अब अगर हम देखें तो आपने ये समझा कि किसी भी पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन किया तो उनके पोजीशन वेक्टर ए बी वेक्टर जो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा। ए बी, बी को पहले लेना है, पोजीशन बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले लेना है, फिर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेना है, तो वो ए बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इस ए बी का लेंथ कितना होगा, अगर आपसे इस ए बी का लेंथ पूछा जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी को लेंथ कितना होगा वो चीज देखते हैं। तो लेंथ जो ए बी का होगा उसको हम समझते हैं डिस्टेंस फार्मूला। होप अपने पॉइंट क्लियर होगा। अच्छा, यहां से आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, देखिए इन 3D अगर आप एनालिसिस करें, इन 3D अगर हम देखें तो एक पॉइंट है जिससे कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है, और कोई पॉइंट B है जो x2, y2, z2 है। AB को ज्वाइन करने पर एक डिस्टेंस मिलेगा। AB डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर ये जो चीज है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये 3D में है और ये वेक्टर में, बस फर्क इतना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे यहाँ पर वो क्या होंगे, x1, y1, z1। अगर इसको वेक्टर से लिखेंगे तो A को लिखूंगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सेम फैशन में अगर आपको B वेक्टर बोला जाए, B वेक्टर इसको इससे कंपैरिजन करें तो वो समझ में आना चाहिए किस तरीके से होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इसका मतलब कोई भी पॉइंट अगर वेक्टर में दे रखा है तो आप उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करते हैं, कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है तो उसको आप वेक्टर फॉर्म में या पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलर वे में अगर पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का दे रखा है तो उसको 3D में कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या है, देखिए इसको भी हम दोनों चीजों में समझेंगे, 3D में क्या है और कार्टेशियन सिस्टम में क्या है, ठीक है ना। 3D और कार्टेशियन सिस्टम दोनों में समझेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला है क्या, अगर मैं 3D में बात करूं, 3D में बात अगर मैं करता हूं तो 3D में क्या है, देखिए समझिएगा, डिस्टेंस इज नथिंग बट कोई एक पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 दे रखे हैं, और कोई पॉइंट B दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2 दे रखा है, ठीक है ना। तो ये AB डिस्टेंस क्या होगा, अगेन अगर हम देखें तो AB का डिस्टेंस पता करने के लिए आपको क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, 3 डायमेंशनल एनालिसिस। 3 डायमेंशनल एनालिसिस किस प्रकार से होगा समझिएगा। डिस्टेंस पता करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, देखिए सपोज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ ये पॉइंट है, इसका ये एक वेक्टर है, सपोज ये जो वेक्टर है इसका डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर इसका ये पॉइंट एक एंड ये A और ये पॉइंट B है, तो इस मार्कर का लेंथ कितना होगा डिस्टेंस फार्मूला से। तो इससे कोऑर्डिनेट से x1, y1, z1, इससे कोऑर्डिनेट से x2, y2, z2। ध्यान दीजिए जब इसका डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप एक काम कर सकते हैं, देखिए कोई भी वेक्टर अगर हम देखें तो इस तरीके से समझिएगा, यहाँ पर कोई भी वेक्टर इस तरीके से, इसका इस पर अगर आप देखें तो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा xy प्लेन पे। ध्यान दीजिएगा प्रोजेक्शन टर्म जो है मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था लेकिन आप लोगों को अभी इंट्रोड्यूस हुआ तो ठीक है। ये मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, कोई भी वेक्टर यहाँ पर ये है डायरेक्टली, तो इसका प्रोजेक्शन इस पर xy प्लेन पे। तो यहाँ पे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है, ये A पॉइंट है डायरेक्ट B, और ये B पॉइंट है x2, y2, z2, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो xy प्लेन पर हम देखें, xy प्लेन पे मतलब यहाँ पर एक टॉर्च लगाया आपने और उस टॉर्च को z एक्सिस के पैरेलल
एक टॉर्च लगाया और उस लाइन का प्रोजेक्शन देखा उस पर, तो उस प्रोजेक्शन जो होगा उसको कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर x1, y1 तो रहेगा, लेकिन z1 0 हो जाएगा। z1 क्या आ जाएगा, 0। प्रोजेक्शन यहाँ पे अगर हम देखें तो xy प्लेन पे है ना, तो xy प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, z0 होता है वहां पे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा, ये xy प्लेन पे बात हो रही है, ये y प्लेन, xy प्लेन, ठीक है ना। और यहाँ पे इससे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2, 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा ये निकाल सकते हैं आप डिस्टेंस। आपको पता है यहाँ पर 2 डायमेंशन में अगर हम देखें तो a पॉइंट का जो प्रोजेक्शन आया वो a डैश आया, b पॉइंट का प्रोजेक्शन b डैश, तो a डैश b डैश जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला जस्ट, तो ये बन जाएगा x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर, नथिंग बट ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। ये जो पॉइंट होगा ये मान लेता हूं मैं, सपोज ए बी सी मान लेते हैं इस पॉइंट, ठीक है ना। ऑफ कोर्स आप सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं देखिएगा, समझिएगा। यहां पर अगर ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत भी नहीं होगी, एसी आपको डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है। यहां पर ये डिस्टेंस कितना होगा ये बता सकते हैं, ये डिस्टेंस कितना होगा समझिएगा। यहां पर अगर हम देखें तो ये जो लाइन है इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से कोई भी लाइन है किसी तरीके से, यदि इस पे प्रोजेक्शन आपने लिया है तो जब इसका प्रोजेक्शन और इसका प्रोजेक्शन लोगे तो ये जो होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा, जब देखिए प्रोजेक्शन आपने, मैं आपको आपके व्यू में बताता हूँ, या इसको इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा देखते हैं। तो यहाँ पे जब आपने इसका प्रोजेक्शन लिया तो आपने इसे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए क्या, x2, y2, 0, और इसका प्रोजेक्शन किया xy प्लेन पे तो x1, y1, 0, इसका डिस्टेंस लिख दिया अंडर रूट ऑफ x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। इसी डिस्टेंस को आप यहाँ पे ले आए, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू पे सिर्फ z चेंज हो रहा है, ये वैल्यू पे क्या है, z चेंज हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ x1, y1, सॉरी x2, y2, z2 है और ये जो नीचे है, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो होगा इसका z वैल्यू चेंज रहा होगा, यानी कि ये जो वैल्यू होगी नथिंग बट z2 z1 होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये वैल्यू कितनी होगी, z2 z1, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो उस वाली लाइन पे अगर देखें तो इस तरीके से बोल रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा उसका वो कितना रहा होगा, z2 z1। अगर हम ये डिस्टेंस पता है आपको AC कितना है, a डैश b डैश के बराबर है, बस कहानी खत्म। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या मिलता है देखिएगा, AB डिस्टेंस इक्वल्स टू या AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और अगर हम देखें तो AB स्क्वायर या AB का स्क्वायर रूट, डिस्टेंस बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहा हूं, AC स्क्वायर जो होगा वो a डैश b डैश के स्क्वायर के बराबर होगा, 2 बन जाएगा x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 z2 का होल स्क्वायर। कहानी खत्म। दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस फार्मूला। यानी इन 3D अगर आप बात करें तो 3D में कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं 3D में तो उनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप इस फार्मूले से दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इट इज लाइक 2D ओनली। 2D में x1 x2 और y1 y2 होता था सिर्फ, यहाँ पे z1 z2 का भी इंट्रोडक्शन हो चुका है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया हमने कि x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 z2 का होल स्क्वायर। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A and B, where A is having its coordinate as x1, y1, z1 और जो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2। देखिए इन वेक्टर अगर हम बात करें, वेक्टर से अगर लिंक करें तो वेक्टर में नई थिंग नहीं है कोई भी। देखिए समझिए क्या है, मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, जिसका पोजीशन वेक्टर A है, जिसका पोजीशन वेक्टर B है। अगर आप AB वेक्टर देख रहे हैं तो AB वेक्टर आपने बताया था पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, होता नहीं होता ये AB। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ AB की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B माइनस A। वेक्टर B माइनस वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड होगा, अच्छा B माइनस A का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अच्छा देखिए अगर हम इसको 3D से कंपेयर करते हैं तो मैं बोल रहा हूँ अगर इफ A वेक्टर जो है आपका वो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और B वेक्टर जो है आपका वो है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो यहाँ पे समझ में आता है कि A माइनस B या B माइनस A यहाँ पे कितना आएगा, हम बोलेंगे B माइनस A विद B इक्वल्स टू B माइनस A कितना आएगा, दैट इज AB का मैग्नीट्यूड ले देता हूँ, इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस A। और B माइनस A अगर हम देखें तो B वेक्टर में से A वेक्टर को माइनस किया तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप का मैग्नीट्यूड। और इसका मैग्नीट्यूड देखिए तो डिस्टेंस फार्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था, मैग्नीट्यूड क्या होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप कोई वेक्टर है
तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, पोजीशन वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहाँ से वो डिस्टेंस देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ AB इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस C एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 लिख दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मैग्नीट्यूड में ये चीज, दोनों सेम फार्मूला बन गए भाई। यहाँ पे आप वेक्टर में देखो या 3D में देखो, दोनों बात सही है। तो दोनों का कंपैरिजन समझ में आना चाहिए, किस तरीके से वेक्टर से 3D में चेंज कर रहे हैं, 3D से वेक्टर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। डिस्टेंस फार्मूला आपने वेक्टर में देखी, वेक्टर में था, ये क्या था, वेक्टर में, और वो 3D में देख लिया था। 3D में इस तरीके का बना था, कोई कोऑर्डिनेट्स देख रहे थे, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना, b माइनस a का मैग्नीट्यूड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। सेक्शन फार्मूला, ध्यान दीजिए, सेक्शन फार्मूला क्या है समझेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, देखिए इन 3D, मैं इसको अगेन वही तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, इसकी गरज नहीं है प्रूव करने की। मैं बोल रहा हूं a पॉइंट ये है, b पॉइंट ये, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है x1, y1, z1, और b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2, y2, z2। यहां पर कोई पॉइंट c इसको कट कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने मान लिए x, y, z। अगर ये इसको m:n रेशियो में इंटरनली कट कर रहा है, c पॉइंट अगर m:n रेशियो में कट कर रहा है इंटरनली, वो इंटरनली आप m/n रेशियो जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग भी देख सकते हैं। मतलब इंटरनल डिवीजन से ही एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। m/n की वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगी इसका मतलब यही है कि वो एक्सटर्नल डिवीजन रहा होगा, और m/n की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब इंटरनल डिवीजन होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो जो x की वैल्यू होगी इज नथिंग बट 2 डायमेंशन में जिस तरीके का फार्मूला होता है 3D में भी वही फार्मूला होता है, x m into x2 प्लस n into x1 अपॉन m प्लस। तो ये y का वैल्यू बता दीजिए, y का वैल्यू अगर हम देखें तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सेम वे में z का जो वैल्यू होगा वो होगा mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय n प्लस n। या यहाँ पर अगर हम देखें तो c पॉइंट x, y, z के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, एंड अगर हम देखें तो mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। ये पॉइंट जो है इसके जो कोऑर्डिनेट्स जो है इसका x वैल्यू, y वैल्यू और z वैल्यू इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं इन 3D। होप आपको ये समझ में, प्रूफ सेम वे में कर सकते हो आप, जैसा आपने 9th 10th या 11th तक में पढ़ा हुआ, 11th में पढ़ा हुआ आपने ये, ठीक है। तो 11th में जिस तरीके से पढ़ते हैं वैसे ही बता सकते हैं आप कि यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर लगा है, इसको यहाँ पे इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिख सकते हैं, गिवन ट्रायंगल मान के कर सकते हो। प्रूफ की गरज नहीं है, यहाँ पे चीज समझ में आना चाहिए। इन वेक्टर अगर हम देखें तो सिर्फ इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में मतलब मैं 3 डायमेंशन बना भी नहीं रहा हूं, मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं। देखिए ये पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, ये पॉइंट B है जिसका पोजीशन वेक्टर B है, कोई पॉइंट C जिसका पोजीशन वेक्टर C है उसको लिखना है, जिसको m:n रेशियो में कट कर रहा है। तो C पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा इज नथिंग बट m टाइम्स B वेक्टर प्लस n टाइम्स A वेक्टर अपॉन m प्लस n, दैट्स ऑल। अब जब आप A वेक्टर को लिखोगे ना x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और B वेक्टर को लिखोगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, उससे रिजल्ट यही बनेगा। जब कंपेयर करोगे i कैप j कैप और k कैप का कोएफिशिएंट, वहां से रिजल्ट यही बनना, ध्यान दीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये रिजल्ट बनता है किसका, सेक्शन फार्मूला का, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन पर अच्छा मिड पॉइंट फार्मूला भी सिमिलरली बता सकते हैं कि भाई कोई a वेक्टर है, कोई b वेक्टर है, इसका भी a और ये b है, तो इसका मिड पॉइंट जो होगा, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b/2। यहां से अगर 3D में देखें तो 3D में आप लिख सकते हैं किसी मिड पॉइंट, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1, z1। ध्यान दीजिए किस प्रकार से मैं इसको वेक्टर के टर्म में लिख रहा हूं और इसको कोऑर्डिनेट टर्म में लिख रहा हूं। a b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2, तो यहां से इसका जो मिड पॉइंट होगा m, वो क्या आएगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2। तो वही कहानी है, यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है, उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा है। तो दोनों चीजों में आपको इंटरकन्वर्जन करना आना चाहिए। इसको आगे इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। इन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं थोड़ा सा छोटा सा एक एनालिसिस बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, लेक्चर का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए,
बड़ा करने में कर दे, लेकिन फिर जो आप पे लोड जो बढ़ेगा वो आप पे ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही आपके पास 5-5, 6-6 लेक्चर्स चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना हो आपके लिए, इसीलिए मैं इसको 1 ही घंटे से ज्यादा नहीं करना चाहता लेक्चर का साइज, ठीक है ना। 3 डायमेंशन में आपने देखा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है ना। अब मैं बताना यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि अगर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स p पॉइंट है, जिससे कोऑर्डिनेट्स x1 x, y, z है, तो कोई मुझे बताएगा इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, मैं पूछ रहा हूँ x एक्सिस से, या फिर ध्यान दीजिएगा कितने लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम xy plane is yz plane is zx plane is, मैं ये बताना चाह रहा हूं P पॉइंट का xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा। आप अपने कमरे को 3 डायमेंशनल एनालिसिस समझिए, 3 डायमेंशनली आप उसको अज्यूम कीजिए और उसको एक ऑक्टेन मान लीजिए। तो ये डिस्टेंस, ये एक्सिस x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है रिलेटिवली। ये मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। मैं कमरे को मान रहा हूं x y z, कमरे के रूम को, इसमें समझो तो ये x y z। 3 डायमेंशनल एनालिसिस यहां पर बोर्ड पर थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं अपने क्लास अपने यहाँ पे एक काम कीजिए, इसको ऐसा देखें, मार्कर्स की हेल्प पे बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको ऐसा समझिए, ये अपने अपने रूम का एक कॉर्नर माना ये, ठीक है ना। ये अब समझिएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x, ये y और ये z। तो x, y और z, यहां से अगर हम देखें तो इस पे जाएंगे तो z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है और z एक्सिस ऊपर जा रहा है। x एक्सिस आपके फ्रेम में अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड की जा रहा है, x, y, z। यहां पर कोई पॉइंट P है हवा में, कोई पॉइंट P हवा में है, तो कोई मुझे बताएगा इससे कोऑर्डिनेट्स अगर x, y, z है तो इसका xy प्लेन, ये xy प्लेन होगा, ये yz प्लेन होगा और ये zx प्लेन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। तो x और y को जो कंटेन करता है वो xy प्लेन, y और z को जो कंटेन करता है वो yz प्लेन, और x और z को जो कंटेन करता है वो xz प्लेन, ठीक है ना ये चीज। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। ये एक्सिस से पहले नहीं देखते हम, सॉरी, इसको हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखें तो यहाँ पर xy प्लेन से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है। तो कितने लोग ये चीज समझ पा रहे हैं कि xy प्लेन से ये कितनी दूरी पर है, x, y, z, ये P पॉइंट जो दे रखा है वो कितनी दूरी पे। तो किसी ने कहना है सर कि जो P पॉइंट हवा में होगा, ये जो xy प्लेन से होगा वो z दूरी पर होगा, क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यू 0 होती है, तो ये z जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आप फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे थे तो इसीलिए z बोल रहे हैं। अगर वो पॉइंट नीचे होता तो डिस्टेंस जो होता वो होता मॉड z, z की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम बोलेंगे मॉड z डिस्टेंस होगा xy प्लेन से। होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ये P पॉइंट का डिस्टेंस xy प्लेन से, तो xy प्लेन से कितनी दूरी पर है, जितना इस पे z वैल्यू होगा वही तो होगा। तो यहाँ पे z वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर z ही तो आ रहा है, तो आपने पॉजिटिव z माना है। अगर ये पॉइंट नीचे होता तो वो डिस्टेंस जो होता वो कोऑर्डिनेट अगर हम देखें z की वैल्यू तो नेगेटिव होगी ना, नीचे जाएगा तो डिस्टेंस अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो वो मॉड z होगा। सिमिलरली इस पॉइंट का अगर आप yz प्लेन से आप डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं, yz प्लेन कौन सा होगा, ये yz प्लेन से P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स से अगर हमने परपेंडिकुलर डाला है इस प्लेन पे तो वो ये वैल्यू x होगी। और अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है, इसलिए वो मॉड x। ये पॉइंट को मैंने फर्स्ट ऑक्टेंट में माना है, इसलिए तीनों पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर रहा हूं। हो सकता है वो पॉइंट P यहां ना होते हुए यहां हो जाता, यहां होता, यहां होता, यहां होता, यहां 8 ऑक्टेंट्स है ना, किसी में भी हो सकता है। सिमिलरली ये हो जाएगा मॉड का। अच्छा, अब कहानी थोड़ी बदलते हैं। कहानी किस प्रकार से बदलते हैं, मैं बोल रहा हूं x एक्सिस से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस होगा, x एक्सिस से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस होगा, P पॉइंट का। P पॉइंट, ये P पॉइंट हवा में, ध्यान दीजिएगा, ये P पॉइंट हवा में है, तो P पॉइंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा। ध्यान दीजिए, x एक्सिस से डिस्टेंस नापने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए समझिए। इस पॉइंट को अगर हम देखें, ये डिस्टेंस देखना है तो इसे कोऑर्डिनेट से x, y, z, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पे देखिए। यदि ये देखें तो इस वाले P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z। इसका पॉइंट को ज्वाइन किया और उससे एल्टीट्यूड डाल दिया किस पर, x एक्सिस पर। तो इसको x एक्सिस पर इस तरीके से तिरछा जाएगा, ध्यान दीजिए। हाँ, तो ये जब एल्टीट्यूड डाला आपने x एक्सिस पर तो x एक्सिस से कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x एक्सिस पे जहां पे ड्रॉप हुआ परपेंडिकुलर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, 0। वहां पे y, z भी 0 होगा, y भी 0 होगा, तो x, 0, 0। और डिस्टेंस देखेंगे तो वो बनेगा y² + z² का रूट। तो डिस्टेंस
ऑफ ए पॉइंट P x, y, z फ्रॉम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अगर आप बोल रहे हैं कि उस P पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से, ये डिस्टेंस कितना होगा, √y² प्लस z², क्योंकि जब आपने इससे कोऑर्डिनेट्स बोले x, y, z P पॉइंट के, उससे एल्टीट्यूड ड्रॉप किया ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस से जो ड्रॉप परपेंडिकुलर डाला उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, 0, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, तो x - x का होल स्क्वायर वो 0 बन चुका होगा, प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर का रूट, तो ये क्वांटिटी बनेगी। सिमिलरली y एक्सिस से अगर हम देखें तो डिस्टेंस जो होगा वो बनेगा z² प्लस x², और यहां से z एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो बनेगा x² प्लस y²। होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।